आज की इस वीडियो में हम सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन की पद्धति जो है उसके बारे में जानेंगे। ये एक बिहेवियरल साइकोथेरेपी टेक्निक है, व्यवहारिक चिकित्सा का तरीका है, ये मनोचिकित्सा का तरीका है। और बिहेवियरल थेरेपीज जितनी भी हैं उसमें शायद सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन ही ऐसा है जो सबसे ज़्यादा रिसर्च किया हुआ टेक्निक या मेथड है। सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन को आप चरणबद्ध या क्रमबद्ध असंवेदीकरण के नाम से हिंदी में कह सकते हैं। तो देखते हैं कि ये टेक्निक क्या होती है। सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन क्लासिकल कंडीशनिंग के ही प्रिंसिपल पे बना है। आप जानते हैं लर्निंग के मुख्य 3 तरह से टेक्निक्स बताए गए हैं: क्लासिकल कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग और ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। क्लासिकल कंडीशनिंग का जो कॉन्सेप्ट है, जो आप भली भांति परिचित होंगे उससे, पैवलोव का एक्सपेरिमेंट आप जानते हैं, डॉग्स का सलाइवा वाला जो एक्सपेरिमेंट था, उसी के सिद्धांत पर सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन बना हुआ है। ये पद्धति जोसेफ वोल्पे ने इजाद की थी, उन्होंने इसकी खोज की थी। और जोसेफ वोल्पे का इंटरेस्ट इसमें कैसे जगा, तो वो न्यूरोटिक फियर पर अध्ययन कर रहे थे। उनकी डॉक्टोरल थीसिस जो थी, जो उनका पीएचडी का काम था, वो कंडीशनिंग के प्रोसीजर पे ही था कि कैसे कंडीशनिंग का प्रक्रिया यूज करके हम न्यूरोटिक फियर जो है, न्यूरोसिस में जो फियर होता है, फोबियाज जो होते हैं आप जो जानते हैं, वो फोबिया को कैसे हम दूर कर सकते हैं, इसी पर उनका पीएचडी का वर्क था। बाद में उन्होंने न्यूरोसिस प्रोडक्शन के कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए। 12 पालतू बिल्लियों पर उन्होंने अपना ये अध्ययन किया कि न्यूरोसिस जो होता है, ये फियर जो होता है, फोबिया जो होता है, ये कैसे उत्पादन होता है, इसका डेवलपमेंट कैसे होता है, किसी में ये फोबिया कैसे आ जाता है। इसके लिए उन्होंने 12 बिल्लियों पर अध्ययन किया जो पालतू बिल्लियां थीं। और इसके बाद उनको ये अध्ययन करने की वजह से उन्हें एक नया कॉन्सेप्ट मिला जो उन्होंने इंट्रोड्यूस किया अपनी बुक साइकोथेरेपी बाय रेसिप्रोकल इनहिबिशन में। उन्होंने ये नई थेरेपी की पद्धति दी जिसको उन्होंने बताया कि ये रेसिप्रोकल इनहिबिशन के सिद्धांत पे बना हुआ है, और आज इस पद्धति को हम सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन के नाम से जानते हैं। तो 1980 के उत्तरार्ध में वोल्पे ने अपनी इस टेक्निक के बारे में कुछ इस तरह से बताया हुआ है कि ये थेरेपी जो है, ये चिकित्सा पद्धति जो है, वो एंजाइटी के जो पेशेंट्स हैं, जो दुश्चिंता से ग्रसित मरीज हैं, जो आपके क्लाइंट हैं, उनको कराई जा सकती है, जिसमें सबसे पहले उन्हें प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन की एक्सरसाइजेस करवाई जाती है। कुछ फिजिकल एक्सरसाइज करवाई जाती है, कुछ कसरत कराई जाती है, जिसमें क्या करना होता है, प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन। ये क्या होता है ये टेक्निक, ये हम आगे अभी देखेंगे इस वीडियो में। तो इस टेक्निक की एक्सरसाइज उन्हें पहले कराई जाती है, उन्हें ट्रेन किया जाता है कि कैसे वो अपनी मसल्स को रिलैक्स कर पाए, और उसके बाद 2 तरीकों से उन्हें उनकी भय वाली चीज से रूबरू कराया जा सकता है। अब वो भय वाली चीज से 2 तरीके क्या हैं सामना कराने के। मान लीजिए किसी को अगर छिपकली से डर है या मकड़ी से डर है, तो या तो वो उसको इमेजिन करे, ये भी एक तरीका है, अपने दिमाग में सोचे, कल्पना करे उस चीज की, तो भी उसको भय लगने लगेगा, या उससे डायरेक्ट सामना करा दिया जाए। तो आमतौर पे सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन ये कल्पना करके जो उस फियर्ड सिचुएशन को या उस चीज को जिससे डर लगता है याद करने की जो तरीका है, ये कल्पना में कैसे हम करते हैं, वो वाला चीज ही इसमें ज्यादा कारगर है और यूज किया जाता है सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन में। तो इसमें पहले आपको मसल्स को रिलैक्स करना सिखाते हैं, उसके बाद आपको इमेजिन करवाते हैं, आपको कल्पना करने के लिए कहते हैं उस चीज के बारे में जिससे आपको फोबिया है, जिससे आपको डर लगता है, और साथ ही साथ आपको रिलैक्सेशन की एक्सरसाइजेस भी कराते हैं। जब बहुत ज्यादा डर लगने लगता है तो बोला जाता है कि अब आप सोचना छोड़ दें, अभी कल्पना नहीं करें, और फिर बॉडी को रिलैक्स करें, फिर अपनी मसल्स को रिलैक्स करें। जब बॉडी फिर रिलैक्स की स्टेट में आ जाएगी तो फिर बोला जाएगा याद करने के लिए। और ये प्रक्रिया की जाती है तब तक जब तक उस चीज से, उस वस्तु से, उस परिस्थिति से डर लगना खत्म नहीं हो जाता। ये जोसेफ वोल्पे हैं जिन्होंने ये डिस्क्राइब किया हुआ है अपनी एक बुक में कि ये जो बिल्लियों पर अध्ययन करते थे, तो कुछ बिल्लियां थी जिनको न्यूरोसिस हो गया था, उनको फोबिया हो गया था, क्योंकि उनपे जो एक्सपेरिमेंट्स किए जाते थे, तो जिस लोहे के पिंजरे में उन्हें रखा जाता था, जिस केज में उन्हें रखा जाता था, उसमें उनको शॉक दिया जाता था, इलेक्ट्रिकल शॉक दिया जाता था, बिजली के झटके दिए जाते थे।
इस वजह से उन्हें इतना डर हो गया उस पिंजरे से कि उन्हें जब खाना दिया जाता था तो वो नहीं खाती थी। बहुत बहुत दिन भूखे रहती थी पर खाना नहीं खाती थी। भय व्याप्त हो गया था उनके अंदर, उनके मन में, इस पिंजरे के अंदर रहने से। तो इन्होंने क्या किया वोल्पे ने कि उनको धीरे धीरे वैसे कमरों में रखना शुरू किया जो उनका एक्सपेरिमेंटल केज जिस कमरे में रखा था वहां की जो परिस्थिति थी, वहां की जो सराउंडिंग्स थी, उससे मतलब थोड़ा कम मिलता जुलता हो, बहुत ज्यादा सिमिलैरिटी ना हो। तो शुरुआत में तो बिल्लियां परेशान होती थी, नहीं खाती थी। धीरे धीरे उन्होंने खाना शुरू किया जब परिस्थिति चेंज हुई, क्योंकि उनका भय जो व्याप्त हो गया था उस पिंजरे से, जिस परिस्थिति में, जिस रूम में वो रखा था, उससे उनको भय हो गया था। तो उससे कम मिलने जुलने वाले कमरे में जब उन्हें रखा जाने लगा और कई प्रयास किए गए, तो पहले हिचकती थी, पहले नहीं खाती थी, हेजिटेट करती थी, पर धीरे धीरे फिर उन्होंने नॉर्मल खाना शुरू कर दिया। और जब शुरू कर दिया ऐसा, तो धीरे धीरे फिर उन्हें वैसे ही कमरों में रखा जाने लगा जो कि उनके एक्सपेरिमेंटल रूम से मिलते जुलते थे, जहां उन्हें दिक्कत होती थी, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने हैबिट बनाई वहां पर खाने की। और फाइनली जिस पिंजरे में रखकर उन्हें शौक दिए जाते थे, जिसका उन्हें भय था, उसमें भी जब रखा गया तो वो नॉर्मल खाना पीना अपना उन्होंने जारी रखा बिल्लियों ने, और उनकी सारी एंजाइटी खत्म हो गई, सारा भय जो था उस पिंजरे का वो खत्म हो गया। तो इसी से वोल्पे को ये नया कॉन्सेप्ट मिला और उन्होंने रियलाइज किया रेसिप्रोकल इनहिबिशन के बारे में। ये सिद्धांत उन्होंने दिया रेसिप्रोकल इनहिबिशन का। उन्होंने ये भी बताया हुआ है कि ये पद्धति जो है सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन की, ये पद्धति कई जानवरों पे इस्तेमाल करके देखी गई। दर्जनों जानवर इससे ठीक हुए हैं और शायद एक भी केस ऐसा नहीं है जहां पर ये पद्धति कारगर नहीं साबित हुई हो। तो इन्होंने ये चीज बताई कि एंजाइटी रिस्पॉन्स की जो आदत पड़ जाती है व्यक्ति को, जब एंजाइटी होती तो जिस तरह की वो प्रतिक्रिया देता है, वो प्रतिक्रिया कमजोर की जा सकती है और शायद धीरे धीरे पूरी तरह खत्म की जा सकती है अगर एंजाइटी से बिल्कुल विरोधाभासी, बिल्कुल विपरीत तरह का कोई रिस्पॉन्स, कोई प्रतिक्रिया व्यक्ति को ट्रेनिंग दे दी जाए कि उस तरह की प्रतिक्रिया दे। तो ये क्लासिकल कंडीशनिंग से जुड़ा हुआ इसलिए है क्योंकि व्यक्ति जब भी वो अपना भय वाली वस्तु या चीज देखता है या परिस्थिति में होता है जिससे उसको फोबिया व्याप्त हो गया है, जिससे उसको डर हो गया है, तो वो अपना एंजाइटी वाला रिस्पॉन्स देना शुरू करता है, भयभीत होता है, उसके पसीने छूटने लगते हैं, उसको डर लगने लगता है, क्योंकि उसने उस चीज से, उस वस्तु से, उस परिस्थिति से एंजाइटी के रिस्पॉन्स को लिंक कर लिया है। क्लासिकल कंडीशनिंग हो गई है इन दोनों के बीच में। जैसे ही वो सिचुएशन आएगी, वो सामान उसके सामने आएगा, वो चीज उसके सामने आएगी व्यक्ति के, उसको डर शुरू हो जाता है। तो यहाँ क्या किया जाता है, रेसिप्रोकल इनहिबिशन का कॉन्सेप्ट यूज करके एंजाइटी के बिल्कुल विपरीत जो रिस्पॉन्स हो, जैसे रिलैक्स करना या खाना खाना, इस तरह की चीजें यूज करके ट्रेनिंग दी जाती है कि जब भी आप उस परिस्थिति में रहे तो आप ये रिलैक्सिंग वाला काम करें, ताकि उस परिस्थिति से आपका अच्छा वाला बिहेवियर लिंक हो जाए और एंजाइटी वाला बिहेवियर धीरे धीरे करके समाप्त हो जाए। यही बिल्लियों के साथ किया गया, जहां उन्हें डर लगता था, उन्हें धीरे धीरे ट्रेन करते करते वहां पर खाने के लिए दिया गया, तो उनको उस चीज से भय समाप्त हो गया। क्योंकि ये दो विरोधाभासी चीजें हैं, एंग्शियस होना और खाना खाना। खाना खाना एक प्लेजेंट काम है, एक अच्छा काम है, एक इंटरेस्ट का काम है, एक जरूरत का काम है। खाना खाते समय आप रिलैक्स रहते हैं, आपको पसंद आती है वो चीज, वो पेनफुल या स्ट्रेसफुल चीज नहीं होती है। तो एंजाइटी जहां आपको हो रही है, उसी परिस्थिति में उसका विरोधाभासी कार्य जैसे खाना खाना, अगर आपको इसकी ट्रेनिंग दे दी जाए तो उस परिस्थिति से आपका रिलैक्सिंग बिहेवियर लिंक हो जाएगा और एंजाइटी वाला जो लिंक है वो धीरे धीरे कमजोर होते होते समाप्त हो जाएगा। यही चीज की जाती है सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन में। जिस परिस्थिति में व्यक्ति को एंजाइटी होती है उसको रिलैक्स करना सिखाया जाता है। इसीलिए इस प्रिंसिपल का, सिद्धांत का नाम है प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोकल इनहिबिशन। रेसिप्रोकल मतलब बिल्कुल विपरीत, विरोधाभासी, और इनहिबिशन मतलब दबाना, कम करना। तो एंजाइटी का विरोधाभासी जो व्यवहार है वो अगर आप ट्रेन कर दें व्यक्ति को कि वो महसूस करे उस परिस्थिति में, तो धीरे धीरे वो एंजाइटी को कम कर देगा, इनहिबिट कर देगा और समाप्त कर देगा। तो सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन जो पद्धति है बहुत ज्यादा बहुतायत में ये फोबिया के ही ट्रीटमेंट में कारगर हुई है और उसी के लिए बहुतायत इस्तेमाल की जाती है। इस टेक्निक में एंजाइटी से जो विपरीत रिस्पॉन्स है, इनकम्पैटिबल रिस्पॉन्स है, जैसे रिलैक्सेशन, आराम करना, रिलैक्स करना,
उसको एसोसिएट कर दिया जाता है, पेयर कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है किससे? उस चीज से, उस उद्दीपक से जिसकी वजह से एंजाइटी हो रही थी। अब वो कुछ भी हो सकता है, कुछ लोगों को छिपकली से डर लगता है, कुछ को कॉकरोच से डर लगता है, कुछ लोगों को ऊंचाइयों से डर लगता है, कुछ को गहरे पानी से डर लगता है, कुछ को पब्लिक में बोलने से डर लगता है। तो विभिन्न प्रकार के फोबिया हैं जो आप जानते होंगे, सोशल फोबिया, स्पेसिफिक फोबिया, और ये सभी विभिन्न प्रकार के होते हैं। तो जो भी फोबिया जिस चीज से है या जिस परिस्थिति से है, उससे अगर हम एंजाइटी के विपरीत जो बिहेवियर है वो लिंक कर दें, तो एंजाइटी से उसका जो लिंक हो गया है वो अपने आप कम होते होते, कमजोर पड़ते पड़ते समाप्त हो जाता है। तो इस टेक्निक में सबसे पहले जो क्लाइंट होता है या मरीज होता है हमारा, उसे हम ट्रेन करते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, और घर पे भी बहुत बार प्रैक्टिस करने के लिए, रिहर्स करने के लिए बोलते हैं। ये कई हफ्तों तक ये काम चल सकता है या महीने भी लग सकते हैं। हम उसे ट्रेनिंग देते हैं कि कैसे उसे रिलैक्स करना है, कैसे अपने मसल्स को रिलैक्स छोड़ना है, बिल्कुल आराम की स्टेट में ले आना है। और जब वो ये करने में प्रवीण हो जाता है, जब उसको हैबिट हो जाती है कि कैसे हम थोड़े ही समय में खुद को, बॉडी को रिलैक्स कर पाएंगे, इतना वो अपने को प्रैक्टिस कर लेता है इस मेथड से, तब हम उसे ये एंजाइटी वाली सिचुएशंस इमेजिन करने के लिए कहते हैं, कल्पना करने के लिए कहते हैं। और जब वो कल्पना करेगा, जाहिर सी बात है उसकी एंजाइटी बढ़ने लगेगी, उसकी घबराहट और बेचैनी बढ़ने लगेगी। जब ऐसा होता है तो हम व्यक्ति को बोलते हैं कि अब कल्पना करना बंद कीजिए, फिलहाल मत सोचिए उसके बारे में, और फिर रिलैक्स करिए बॉडी को। और क्योंकि पर्सन ने ट्रेनिंग ली हुई है, वो खुद को फिर से रिलैक्स करता है। जब रिलैक्स फिर हो जाता है तो फिर इमेजिन करने के लिए कहते हैं। हो सकता है फिर एंजाइटी हो, फिर होगी तो फिर बोलेंगे अच्छा आप कल्पना करना बंद कीजिए और बॉडी को फिर से रिलैक्स कीजिए। और ये प्रक्रिया तब तक चलती रहेगी जब तक रिलैक्स अवस्था में ही वो एंजाइटी वाली सिचुएशन को व्यक्ति इमेजिन न कर ले दिमाग में, बिना घबराए, बिना उसकी सांस बढ़े, बिना बेचैनी महसूस किए। तो ये मुख्य प्रक्रिया होती है। सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन की जो पद्धति है, या चरणबद्ध असंवेदीकरण, क्रमबद्ध असंवेदीकरण इसको आप हिंदी में कह सकते हैं, ये कई प्रकार के एंजाइटी डिसऑर्डर्स को ट्रीट करने में, खासकर स्पेसिफिक फोबिया को ठीक करने में इस्तेमाल हुई है। जैसा कि आप जानते होंगे, स्पेसिफिक फोबिया किसी विशिष्ट वस्तु, किसी स्पेसिफिक वस्तु से होता है, और ये कोई भी चीज हो सकती है। जिससे आमतौर पे लोगों को डर लगता है, उससे भी स्वाभाविक ही है फोबिया हो जाना। जैसे सांप से हो सकता है, गिरगिट से हो सकता है, मकड़ी से हो सकता है, कॉकरोच से हो सकता है। पर कभी कभी बिल्कुल न्यूट्रल चीजें जो किसी के लिए हो सकती हैं, उससे भी किसी और व्यक्ति को फोबिया हो सकता है। हो सकता है किसी ऐसी परिस्थिति में वो रहा हो, किसी समस्या की परिस्थिति में जब वो चीज मौजूद रही हो और उससे उसको डर डेवलप हो गया। तो किसी को साबुन भी देख के डर लग सकता है, किसी को एक पेन देख के भी डर लग सकता है। तो जो भी चीज हो, जो भी वस्तु हो, लेकिन इनको स्पेसिफिक फोबिया कहेंगे, जहां किसी विशिष्ट वस्तु से या जानवर से आपको भय हो जाता है। ऐसी परिस्थिति में सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन की पद्धति जो है काफी कारगर पाई गई है ऐसी प्रॉब्लम्स का इलाज करने में। ये पद्धति शुरू करने से पहले सबसे पहला स्टेप होता है कि जो आपका मनोचिकित्सक है, जो साइकोथेरेपिस्ट है, वो क्लाइंट के साथ या जो मरीज है उसके साथ एक इंटरव्यू करेगा, एक साक्षात्कार करेगा। इस साक्षात्कार में वो सारी वो जानकारी हासिल करना चाहेगा कि एंजाइटी कैसे शुरू हुई, कब शुरू हुई, क्यों परेशानी हुई इस चीज से, और क्लाइंट का कुछ बैकग्राउंड की इंफॉर्मेशन भी जानना चाहेगा। जनरल कुछ चीजें, क्या उम्र है, क्या काम करता है, घर में कौन कौन है वगैरह, कुछ जनरल बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन भी इकट्ठा करेगा। इसके बाद क्लाइंट का इंटरव्यू ये तब तक चलेगा जब तक कि मनोचिकित्सक को ये न लगे कि हाँ मुझे इसके बारे में गहराई से सब कुछ जानकारी हो गई है, इस व्यक्ति को मैं अच्छी तरह समझ चुका हूं या समझ चुकी हूं। जैसे किस किस परिस्थिति में उसको इस तरह की एंजाइटी होती है, कब कब ऐसा हुआ है, इसके कुछ उदाहरण पूछे जा सकते हैं क्लाइंट से। इसी तरह से अगर मान लीजिए सोशल फोबिया की बात है, जहां सामाजिक परिस्थिति में व्यक्ति को डर लगता है, तो क्या लोगों की संख्या कितनी है उससे भी डर का अनुपात बढ़ता घटता रहता है? क्या डर की मात्रा बढ़ती घटती रहती है इस हिसाब से कि लोग ज्यादा है या कम है? क्या लोग महिला हैं या पुरुष हैं, इसके होने से भी कोई फर्क पड़ता है उनके डर पर? कम डर होता है या ज्यादा डर होता है? इस तरह की कुछ जानकारियां, उसके एंजाइटी के बारे में गहरी जानकारी, और उस व्यक्ति की अपने लाइफ के बारे में भी जानकारी ली जाती है। क्लाइंट को एक सेल्फ मॉनिटरिंग प्रोसेस भी
शुरू करने के लिए कहा जा सकता है, जहां पर उसको बोला जाएगा कि हफ्ते भर कृपया ध्यान दीजिए, आपको जब भी इस तरह की एंजाइटी हो तो उसका ध्यान से एक रिकॉर्ड बनाइए कि कब एंजाइटी हुई, किस दिन हुई, कितने देर तक आपको समस्या समझ में आई, क्या परिस्थिति थी जब ऐसा हुआ। इस तरह के कुछ डिटेल्स मेंटेन करिए। थेरेपिस्ट कभी कभी एक प्रश्नावली भी दे सकता है क्लाइंट को और जानकारी लेने के लिए इस एंजाइटी के बारे में कि किस परिस्थिति में ये होता है, कब प्रॉब्लम होती है, क्या दिक्कतें आती हैं। अगर इसके बाद ये तय किया जाता है कि सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन वो पद्धति है जो हमें यूज करना इसमें कारगर होगा, तो मनोचिकित्सक पहले क्लाइंट को समझाता है कि हम ये पद्धति क्यों यूज कर रहे हैं और क्या प्रक्रिया होगी। ब्रीफली, शॉर्ट में ये समझा दिया जाता है। सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन की जो पद्धति है, जो प्रक्रिया है, उसमें 3 चरण शामिल होते हैं: रिलैक्सेशन ट्रेनिंग, डेवलपमेंट ऑफ अ ग्रेजुएटेड एंजाइटी हायरार्की और सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन की मेन प्रक्रिया जब हायरार्की में जो आइटम्स बनाए गए हैं उसको कल्पना करने के लिए या इमेजिन करने के लिए व्यक्ति को कहा जाता है जब वो रिलैक्स अवस्था में हो। यही चरण हम एक एक करके डिटेल में देखेंगे। तो पहला स्टेप होता है रिलैक्सेशन ट्रेनिंग, जिसमें कई तरीके यूज किए जा सकते हैं। योगा करवाया जा सकता है, कुछ और तरह के प्राणायाम या कुछ और तरह के एक्सरसाइजेस कराए जा सकते हैं, पर सबसे कॉमन जो यूज होता है वो है प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन। प्रोग्रेसिव मतलब जो प्रोग्रेस कर रहा हो, आगे बढ़ते हुए। मसल आप समझते हैं मांसपेशियां, रिलैक्सेशन मतलब उसको आराम की स्थिति में पहुंचाना। तो थेरेपिस्ट जो होता है वो बहुत ही मधुर और बहुत तेज नहीं, बहुत तीखी नहीं, बहुत ही मधुर और शांत आवाज का इस्तेमाल करते हुए व्यक्ति को समझाता है कि कैसे अपने शरीर के अलग अलग अंगों में जो मांसपेशियां हैं उनको रिलैक्स करें। इसके लिए क्लाइंट को सबसे पहले बोला जा सकता है, उनको लेटा दिया जाता है आमतौर पे एक सोफा या काउच पर, और फिर उन्हें बोला जाता है कि आप इमेजिन करिए कि कभी आप किसी बहुत ही प्लेजेंट, बहुत ही आरामदायक परिस्थिति में रहे हो, जैसे ठंडी हवा चल रही है और आप नदी के किनारे बैठे हुए हैं, या कोई और परिस्थिति जब आपको बहुत ही आराम महसूस हुआ हो, वैसी परिस्थिति को आप अपने दिमाग में कल्पना कीजिए। कुछ देर तक उसके बारे में गहराई से सोचते रहिए। जब व्यक्ति ऐसा करता है तो उसको थोड़ा सा आराम का भाव आता है। फिर उसे बोला जाता है कि अब आपको ये मसल रिलैक्सेशन पद्धति सीखनी है। इसमें क्या करते हैं, पैरों से शुरू करते हुए सर की तरफ बढ़ते हुए मसल्स को रिलैक्स करना सिखाते हैं। जैसे व्यक्ति लेटा हुआ है, सबसे पहले जो मनोचिकित्सक है वो बोलेगा कि कृपया अपने पैरों की जो उंगलियां हैं उसको थोड़ा सा हिलाएं। व्यक्ति आंख बंद करके लेटा हुआ है, वो बस सुन रहा है और चीजें कर रहा है, तो उंगलियों को हिलाएगा। फिर कहा जाएगा उसमें बहुत ज्यादा तनाव महसूस करें, उंगलियों के मसल्स जो हैं, वहां की मांसपेशियां जो हैं, उसमें बहुत तनाव सा है, बहुत खिंचाव है, ऐसा महसूस करने की कोशिश करें। तो व्यक्ति वैसा महसूस करने की कोशिश करता है। फिर कहा जाता है कि अब अपनी उंगलियों को बिल्कुल ढीला छोड़ दे, बिल्कुल रिलैक्स, जैसे वहां कोई स्ट्रेस नहीं है, कुछ नहीं, आप बहुत आराम में हैं, इस तरह से उंगलियों को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। ये प्रक्रिया कई बार करवाई जाती है। फिर बढ़ते हुए क्रम में अब कहा जाता है आप अपने पंजों पर ध्यान दीजिए। उसमें भी फिर यही चीज कराई जाती है कि पंजों में बहुत तनाव और कसाव महसूस करिए वहां की मांसपेशियों में। फिर उसको ढीला छोड़िए, बिल्कुल ढीला छोड़िए। फिर तनाव महसूस कीजिए, फिर उसको ढीला छोड़िए, रिलैक्स छोड़ दीजिए बिल्कुल पैरों को, कोई तनाव ना रहे। इस तरह से ये प्रोसेस कई बार कराते कराते बढ़ते हुए क्रम में सर तक हम आते हैं। ऐसे ही फिर पैर में निचले पैर जो है, पिंडलियां हैं, वहां की मसल्स को बोला जाएगा रिलैक्स करने के लिए। फिर जांघों की मसल्स जो हैं, फिर निचले पेट की मसल्स, फिर पेट की मसल्स, फिर हाथों से शुरू करते हुए उंगलियों से लेके, पंजों से लेके, निचला हाथ, ऊपर का हाथ, कंधे, छाती पर, गर्दन, फिर चेहरे में और फाइनली सर पर। इन सब जगहों पर बढ़ते हुए क्रम में मसल्स को बिल्कुल ढीला छोड़ देना है, उसमें कोई कसाव या तनाव नहीं महसूस हो, बिल्कुल आराम महसूस हो, इस तरह से करवाया जाता है। और ये ट्रेनिंग कई बार सत्रों में कराई जाती है और घर पे भी प्रैक्टिस करने बोला जाता है, क्योंकि इसकी बिल्कुल हैबिट हो जानी चाहिए व्यक्ति को कि बहुत थोड़े समय में 5 से 10 सेकेंड के अंदर वो रिलैक्स करना सीख जाए बॉडी को जब भी एंजाइटी हो। तो इसके लिए बहुत प्रैक्टिस लगती है, तो कई बार प्रैक्टिस कराया जाता है। कहीं सत्र में प्रैक्टिस कराया जाएगा, घर पर भी व्यक्ति को बोला जाएगा कि आप घर पर भी ये प्रोसेस कई दफा दोहराते रहें, ताकि आपको बिल्कुल
ये प्रोसेस जल्दी से जल्दी आप कर सके और जल्दी से जल्दी रिलैक्स अवस्था में आ सके। शुरुआत में पूरा प्रोसेस करने में आधा घंटा से 45 मिनट लग सकता है पूरे बॉडी को पैर से लेकर सर तक रिलैक्स करने में, पर जितनी ज्यादा प्रैक्टिस की जाएगी उतना ये कम समय में होने लगता है और 5 से 7 सेकेंड 10 सेकेंड में भी व्यक्ति फिर रिलैक्स करने लग जाता है जब उसने बहुत प्रैक्टिस कर लिया है डेली। तो रिलैक्सेशन ट्रेनिंग था पहला स्टेप। इस स्टेप में कई समय लग सकते हैं, कई सत्र लग सकते हैं और ये महीने भर तक भी चल सकता है जब तक मनोचिकित्सक को ये न लगे कि क्लाइंट प्रवीण हो चुका है इस चीज में और जब जरूरत पड़ेगी वो कुछ ही समय में खुद को फिर से रिलैक्स अवस्था में ले आएगा अगर एंजाइटी महसूस होती है तो। तब तक ये चीजें प्रैक्टिस नियमित रूप से कराई जाती हैं, घर पे भी करने के लिए बोला जाता है और सेशन में तो कराया ही जाता है। इसके बाद आता है सेकेंड स्टेप। सेकेंड स्टेप एंजाइटी हायरार्की बनाना। एंजाइटी हायरार्की, हायरार्की मतलब होता है क्रमबद्ध कोई चीज अरेंज करना और एंजाइटी मतलब जो दुश्चिंता पैदा करने वाली परिस्थितियां हैं उनकी लिस्ट बनाना। तो इसमें एक तरह से लिस्ट बनाई जाती है उन परिस्थितियों की, उन सिचुएशंस की जिसमें व्यक्ति को एक बढ़ते हुए अनुपात में डर लगेगा और ये रेटिंग दी जाती है 1 से लेके 100 के बीच। जो भी परिस्थितियों की लिस्ट बनाई जाएगी वो 1 से लेकर 100 के बीच उसकी रेटिंग दी जाती है। क्लाइंट से बोला जाता है कि आपको जिस चीज का डर है उसमें सबसे कम जिस परिस्थिति में डर लगे उससे बढ़ते हुए क्रम में होते होते सबसे ज्यादा डर जिसमें लगे, ऐसा एक लिस्ट बनाना है। और कितना डर लग रहा है ये हम समझ सकें क्योंकि आपके अपने महसूस करने की चीज है तो हम भी जान सकें कि आपको कितना उसमें भय लग रहा है। तो अगर आपको बोला जाए 1 से लेके 100 तक का एक स्केल दिया जाए जहां 1 का मतलब कि बिल्कुल भी भय नहीं है, 100 का मतलब कि मैक्सिमम भय आपको लग रहा है, तो उसके हिसाब से आप कुछ उसको रेटिंग दीजिए। मान लीजिए जैसे आप यहाँ पर पिक्चर में देख रहे हैं ऊपर में दाहिने तरफ, ये स्पाइडर फोबिया के बारे में है, मकड़ी से डर। तो यहाँ पर जो फियर की रेटिंग दी हुई है आप देख रहे हैं 10 से लेकर 100 तक जा रही है। ये बताता है कि 100 में से कितने जो अंक दिए गए हैं वो इंडिकेट करते हैं, इशारा करते हैं कि कितना डर लग रहा है व्यक्ति को। 10 मतलब कुछ डर है, काफी कम, 100 में से 10 की रेटिंग दी गई है उस परिस्थिति में। और नीचे देखिए 100 मैक्सिमम डर इस परिस्थिति में लग रहा है। तो ये बढ़ते हुए क्रम में इस तरह से लिस्ट बनाई जाती है। यहाँ आप देख रहे हैं जो स्पाइडर फोबिया के लिए बनाया गया है, सबसे कम उसने जो भी व्यक्ति ने बनाया है अपने बारे में उसमें इसने लिखा हुआ है थिंक अबाउट अ स्पाइडर, एक मकड़ी के बारे में सोचना, इसमें मुझे सबसे कम डर लगेगा। और वो कितना है, 100 में से करीब 10 के लेवल का डर है। उसके थोड़ा बढ़ते हुए क्रम में लुक एट अ फोटो ऑफ ए स्पाइडर, एक मकड़ी के तस्वीर को देखना थोड़ा और डर लगेगा, इसमें 25 की रेटिंग दी हुई है। फिर एक मकड़ी, असली मकड़ी जो एक बंद डिब्बे में है, उसको देखना 50 का डर लग रहा है, 50 रेटिंग दी हुई है उसने। फिर जिस बॉक्स में मकड़ी बंद है उसको पकड़ना अपने हाथों से, 60। एक मकड़ी को अपने डेस्क पर चलने देना, 70 का रेटिंग है फियर का। एक मकड़ी को अपने जूते पर चलने देना, 80। एक मकड़ी को अपने पैंट्स पर चलने देना, अपने ट्राउजर्स पे चलने देना। एक मकड़ी को अपने स्लीव पर चलने देना, शर्ट की बाह पर चलने देना, 95 का डर लग रहा है। और मैक्सिमम डर कहाँ है, स्पाइडर को, मकड़ी को अपने हाथों पर, नंगे हाथों पर जहां पर कुछ कपड़ा नहीं है, कुछ कवरिंग नहीं है, उस पर चलने देना। मैक्सिमम डर लगेगा जिसको भी स्पाइडर से फोबिया है। तो उसने अपने हिसाब से, अपने डर के, अपने एक्सपीरियंस के, अपने एंजाइटी के लेवल के हिसाब से ये लिस्ट बनाई है, जहां पे मनोचिकित्सक के साथ डिस्कस करते हुए ऐसे लिस्ट बनाते हैं। इसी तरह से नीचे आप जो देख रहे हैं ये ऊंचाई का डर है, एक्चुअली फ्लाइंग का डर है, फ्लाइट लेने का डर है, फ्लाइट में जाने का डर है। उसमें भी आप देख रहे हैं 1 से लेके 100 तक बढ़ते हुए क्रम में ये एंजाइटी की लिस्ट बनाई गई है। सबसे कम कहाँ डर लग रहा है, टॉकिंग अबाउट फ्लाइंग, फ्लाइट लेने के बारे में बातचीत करना, वार्तालाप किसी से करना इस बारे में, उसमें उसे सबसे कम भय लगेगा। और मैक्सिमम भय कहाँ लग रहा है, फ्लाइंग ओवरसीज फॉर ओवर 10 आवर्स, 10 घंटे से भी ज्यादा लंबी दूरी की फ्लाइट लेना, विदेश जाना कहीं और लंबी फ्लाइट लेना, उतने देर तक फ्लाइट में रह पाना, वहां मैक्सिमम डर लग रहा है। उसको 98 की रेटिंग दिया है 100 में से। और बीच में तो बढ़ते हुए क्रम में कई कई और परिस्थितियां बताई गई हैं। तो इसी को बोलते हैं एंजाइटी हायरार्की। इस तरह की एक लिस्ट बना ली जाती है। आपकी जो एंजाइटी की सिचुएशन है, जो क्लाइंट की एंजाइटी की सिचुएशन है, जिस चीज से उसको भय है, उसके संबंध में ये चीजें बनाई जा सकती हैं।
जैसे मान लीजिए किसी को अगर कुत्ते से भय है तो होगा कि कुत्ते की एक तस्वीर देखना, मान लीजिए इसमें उसको सबसे कम डर लगेगा। थोड़ा ज्यादा कुत्ते को 100 मीटर या 1 किलोमीटर दूर खड़े देखना, थोड़ा और ज्यादा डर लग सकता है। कुत्ते को मेरी तरफ घूरते हुए देखना, थोड़ा और डर लग सकता है। कुत्ते को मेरी तरफ चल के आते हुए देखना, और डर लगेगा। 100 मीटर से कुत्ता मेरी तरफ देख के भौंक रहा है, और डर हो सकता है, और एक्स्ट्रा एंजाइटी होगी। कुत्ता अब मेरे और करीब आ गया है, मुझे घूर रहा है, और सबसे ज्यादा डर हो सकता है कि कुत्ता मेरा हाथ चाट रहा है या मुझे सूंघ रहा है। तो इस तरह बढ़ते हुए क्रम में फियर कितना लगेगा किस सिचुएशन में, ऐसे सोच के एक लिस्ट बना ली जाती है। लिस्ट बहुत छोटी भी नहीं होनी चाहिए, बहुत बड़ी भी नहीं होनी चाहिए। आमतौर पे 8 से 15 तक आइटम्स रहें तो ठीक रहता है। इसी तरह किसी को अगर सामाजिक परिस्थिति का डर है, जैसे मान लीजिए किसी को रिजेक्शन का डर है, तिरस्कृत होने का डर है, तो वो कोई लिस्ट बनाएगा तो कैसी लिस्ट होगी? उसमें सबसे कम डर वाली सिचुएशन हो सकती है कि किसी पार्टी में हम हो और कोई अजनबी व्यक्ति मेरी तरफ ध्यान नहीं दे रहा है, तो वहां पे जो तिरस्कार महसूस होगा शायद वो सबसे कम है। और ये बढ़ते हुए क्रम में फिर जा सकता है कि मेरा लाइफ पार्टनर, मेरा जीवन साथी मुझे तिरस्कृत करे या रिजेक्ट कर दे। ऐसे बढ़ते हुए क्रम में लिस्ट बना ली जाती है, जो भी फोबिया है उसके हिसाब से ऐसे लिस्ट बना ली जाती है। ये हो गया आपका सेकेंड स्टेप, एंजाइटी हायरार्की बनाना। फिर फाइनल स्टेप जो है डिसेंसिटाइजेशन या असंवेदीकरण की प्रक्रिया को शुरू करना। ये काफी सेशन बाद में शुरू होता है। इनिशियल इंटरव्यू जब हुआ था, जब साक्षात्कार हुआ था, उसके बाद काफी समय लग जाता है पेशेंट को थेरेपी की टेक्निक सिखाने में, कि वो उसको बहुत बार प्रैक्टिस करे, सेशन में भी प्रैक्टिस करे, सत्रों के दौरान भी करे और घर पर भी करे, और उसमें प्रवीण हो जाए कि वो जल्दी से कम समय में खुद को रिलैक्स अवस्था में बॉडी को ला सके। उसके बाद कहीं जाकर हायरार्की बनती है और तब फाइनल ये थर्ड स्टेप हमारा आता है। इस प्रोसेस में क्लाइंट बिल्कुल रिलैक्स अवस्था में आंख बंद करके लेटा रहेगा, और पहली बार उसको बिल्कुल न्यूट्रल सीन, जो कि ना कुछ पॉजिटिव है ना नेगेटिव है ना एंजाइटी से रिलेटेड, कुछ भी ऐसे न्यूट्रल सीन दिमाग में सोचने के लिए बोला जाएगा। अगर क्लाइंट बिल्कुल रिलैक्स अवस्था में रहता है, कोई समस्या नहीं समझ में आती, तो वो जो हायरार्की उसने बनाई थी उसमें सबसे कम डर वाला सीन जो है, सबसे कम रेटिंग वाला जो सीन है, वो उसको इमेजिन करने के लिए बोला जाएगा। उसको बोला जाएगा दिमाग में इसको आप बिल्कुल अच्छे से गहराई से कल्पना करिए इस चीज के बारे में कि ये हो रहा है। जैसे अगर अभी हमने मकड़ी वाला केस देखा तो उसमें था कि मकड़ी की तस्वीर देखना या कुछ इस तरह का, तो वैसा जो सबसे कम डर लगने वाला सीन है वो आप अपने दिमाग में इमेजिन करिए कि आप वैसा कर रहे हैं या वो आपके साथ हो रहा है। ऐसा करने पे हो सकता है जो क्लाइंट है उसको थोड़ी सी घबराहट और बेचैनी होनी शुरू हो, एंजाइटी होना शुरू हो। उस केस में फिर वो इशारा करेगा कि मुझे एंजाइटी हो रही है, क्योंकि हो सकता है मन में एंजाइटी हो, घबराहट शुरू हो, पर वो सामने से बॉडी के रूप में दिखे ना, जब तक बहुत ज्यादा एंजाइटी ना हो कि घबराहट हो रही है, सांस तेज हो रही है, ये सब शायद ना दिखने पाए। तो ये भी पहले से क्लाइंट और मनोचिकित्सक के बीच में तय हो जाता है कि आपको एंजाइटी बढ़ना शुरू होगी तो आप मुझे कैसे इशारा करेंगे। तो कुछ तय हो जाता है कि हाथ उठाएंगे या उंगली उठाकर इशारा करेंगे, और मनोचिकित्सक इस चीज पर ध्यान देता रहता है। तो जैसे ही उसने कोई सीन सोचा और उसे घबराहट होनी शुरू हुई क्लाइंट को, वो इशारा करेगा और थेरेपिस्ट उसको फिर बोलेगा अब आप सोचना बंद कर दीजिए इस बारे में, बिल्कुल रिलैक्स करिए बॉडी को, पूरा बॉडी को रिलैक्स अवस्था में कुछ समय लीजिए और बॉडी को रिलैक्स अवस्था में लाइए। जब व्यक्ति ऐसा कर लेगा और रिलैक्स फील करेगा, तब मनोचिकित्सक उसे बोलेगा कि अब आप रिलैक्स महसूस कर रहे हैं, अब फिर से वो सीन इमेजिन कीजिए, फिर से उसकी कल्पना कीजिए। हो सकता है दोबारा करने में एंजाइटी हो पर थोड़ी सी कम हो इस बार। अगर होती है वो इशारा करता है कि नहीं मुझे फिर घबराहट हो रही है, मुझे एंजाइटी हो रही है, तो फिर उसे बोला जाएगा कि सोचना छोड़ दीजिए, फिर बॉडी को रिलैक्स करिए, जो आपको ट्रेनिंग दी गई है उसके तहत फिर से रिलैक्स करिए बॉडी को। और ये प्रक्रिया इसी तरह से निरंतर चलती रहेगी जब तक बिना कोई एंजाइटी हुए व्यक्ति उस सीन को, उस परिस्थिति को बिल्कुल आराम से कल्पना कर ले रहा है और बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं हो रहा है, परेशान नहीं हो रहा है, एंजाइटी उसको नहीं हो रही है। जब ये पूरी तरह से संभव हो जाएगा तो अगले स्टेप की तरफ बढ़ा जाता है। अगले स्टेप में भी यही काम किया जाएगा। व्यक्ति को रिलैक्स कराने के बाद अगली जो खतरनाक स्टेप है, जो उसको डर लगेगा, बहुत ज्यादा एंजाइटी होगी, वो स्टेप उसको इमेजिन करने के लिए, कल्पना करने के लिए बोला जाएगा। अगर उसे घबराहट होती है तो वो इशारा करेगा
मनोचिकित्सक उसे वो सोचना बंद करने के लिए कह देंगे और फिर से बॉडी को रिलैक्स करने बोलेंगे। जब वो सुनिश्चित कर लेंगे कि हाँ व्यक्ति रिलैक्स हो गया, तो फिर से उसे वो सीन इमेजिन करने के लिए बोलेंगे। और ये प्रक्रिया चलती रहती है जब तक कि उस लिस्ट में आखिरी सबसे खतरनाक सिचुएशन जो थी, जिसमें सबसे ज्यादा भय लगेगा व्यक्ति को, वो भी व्यक्ति बिना घबराए, बिना परेशान हुए, बिना एंग्शियस हुए इमेजिन न कर ले ठीक तरह से। ये प्रक्रिया एक सत्र में नहीं खत्म होती, ये कई सत्रों में होगी। और मान लीजिए एक सत्र में व्यक्ति ने 2 स्टेप पूरे किए, 2 चीजें अपने लिस्ट में, 2 स्टेप्स को वो इमेजिन कर ले रहा है बिना घबराए। मान लीजिए एक सत्र में ऐसा पूरा हो गया, तो अब वो घर जाएगा तो उसे ये होमवर्क है कि घर पे भी उसे यही 2 स्टेप्स को बिना घबराए इसी तरह से प्रोसेस करते हुए इमेजिन करने की कोशिश करनी है। और जब भी घबराहट हो तो रिलैक्स होना है, उतना ही जितना अभी तक सत्र में कराया गया है, उसके आगे खुद से इमेजिन नहीं करना है। तो ये घर पे भी रिहर्स कराया जाता है, ये प्रैक्टिस कराई जाती है और ये प्रक्रिया चलती रहेगी। सत्र में फिर आगे कुछ बढ़ेगा, फिर घर पे वो प्रैक्टिस करेगा, इस तरह से चीजें चलती रहती हैं। और फाइनली जब लास्ट स्टेप इंसान इमेजिन कर ले रहा है बिना घबराए, बिना हार्ट बीट बढ़े, बिना एंजाइटी के सिम्टम्स आए, तो फिर माना जाता है कि सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन का स्टेप और थेरेपी कंप्लीट हो पाई, पूरी हो गई। तो ये विभिन्न तरह की परेशानियां जो हैं उसको हैंडल करने में हेल्प करता है। स्पेसिफिक फोबिया के लिए सबसे ज्यादा कारगर पाया गया है, लेकिन किसी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, किसी को अस्थमा का अटैक आता है चिंतित होने पे या कुछ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होने पे, अनिद्रा की बीमारी है, मोशन सिकनेस है, जैसे चलती गाड़ी में उसे उल्टियां आती हैं, दिक्कत होती है, भयानक सपने आते हैं रात में, नींद में चलने की बीमारी, इन सब में भी सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन कुछ हद तक कारगर पाया गया है। अब आते हैं इसमें कुछ समस्याएं जो हो सकती हैं या कुछ इसके अच्छे पहलू जो हैं। प्रैक्टिकल इश्यूज क्या आते हैं, इसको प्रैक्टिकली करने में क्या समस्या आ सकती है या क्या फायदे इससे जुड़े हुए हैं सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन से, ये हम देखेंगे अब। पहली चीज जो इसके साथ अच्छी भी हो सकती है और कह लीजिए कुछ मायने में बुरी भी हो सकती है, वो ये है कि सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन या क्रमबद्ध असंवेदीकरण की पद्धति जो है, ये असल सिचुएशन में तो नहीं की जाती है, ये इमेजिन की जा रही है। आपको कल्पना करने के लिए बोला जा रहा है, आपको सच में उस चीज से सामना नहीं कराया जा रहा जिससे आपको भय होता है। और इन दोनों चीजों में काफी अंतर आ सकता है। असली में आप किसी चीज का सामना करें जिससे आपको डर है और उस चीज की बस कल्पना मात्र करें और घबराए नहीं, उसमें ट्रेनिंग देना, दोनों अलग चीजें होती हैं। तो ये इसके साथ एक माइनस पॉइंट है, लेकिन यही एक तरह से प्लस पॉइंट भी है कि व्यक्ति को उस चीज से सामना करा के उसका डर दूर करने की कोशिश नहीं की जा रही है, पहले उसको कल्पना करके उस चीज को सोच के ही कम से कम उसका डर कुछ हद तक कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। और यहाँ व्यक्ति के अपने हाथ में है, अगर उसे बहुत एंजाइटी होने लग रही है तो वो सोचना छोड़कर रिलैक्स करने की कोशिश करेगा। जबकि असली परिस्थिति में अगर सच में आपको एक कुत्ते से भय है वो आपके सामने आ जाए, या कॉकरोच से भय है वो आपके सामने आ जाए, तो वहां पर आपके वश में चीजें नहीं होंगी उतनी। तो इसलिए इसमें लोग कोऑपरेटिव भी होते हैं, ये थेरेपी अक्सर पूरी कर पाते हैं, बीच में छोड़ के भागते नहीं हैं। तो एक तरह से ये चीज जो कि रियल सिचुएशन से इसे अलग करती है, क्योंकि ये कल्पना में करना है, ये इसके लिए एक एडवांटेज भी है पर एक डिसएडवांटेज भी है। एक कमी और है इसमें कि ये मानकर चलती है ये पद्धति कि हर व्यक्ति सिचुएशंस को इमेजिन कर पाएगा, सही तरह से कल्पना कर पाएगा, लेकिन उतनी गहराई से कल्पना कर पाना सबके लिए संभव नहीं है। सब लोग समान तरह से ये चीजें नहीं कर पाएंगे। जो जितना बेहतर तरीके से कल्पना कर पाएगा उसका भय उतना सही तरह से जाएगा, क्योंकि वो रियल लाइफ सिचुएशन में जो परिस्थिति होती है, जब उसका डर से सामना होता है, उसको वृहद तरीके से दिमाग में कल्पना कर पा रहा है। पर सभी लोग इतने कल्पनाशील नहीं हो सकते हैं, वो सही से चीजों को इमेजिन नहीं कर पाएंगे। और क्योंकि ये व्यक्ति को अपने दिमाग में करना है, मनोचिकित्सक देख नहीं सकता कि आप किस तरह इमेजिन कर रहे हैं, या उसे बताना नहीं होता है कि मैं ये ऐसे ऐसे इमेजिन कर रहा हूं। तो यहाँ पर थेरेपी कितनी इफेक्टिव होगी ये निर्भर करता है इस पर भी कि आप कितना सही इमेजिन कर पाएंगे। तो ये इसमें एक थोड़ी सी कमी है। दूसरी कि एक धीमी प्रक्रिया है, 6 से 8 सेशन लगभग आमतौर पर एवरेज औसतन इतना लग जाता है, 6 से 8 सेशन। पर रिसर्च बताते हैं
कि जितने धीरे ये टेक्निक चलेगी, जितने धीमी गति से चलेगी, जितना ज्यादा समय लेगी, उतनी ज्यादा कारगर होगी। क्योंकि बहुत हड़बड़ी करने से जो रिलैक्सेशन ट्रेनिंग है वो इतनी बेहतर इंसान कर पाए कि कम से कम समय में हो पाए। फिर इमेजिन करना है सिचुएशंस, हो सकता है उसमें कई चांसेस लेने पड़े कि वो बार बार एंग्शियस हो जा रहा है, फिर रिलैक्स कर रहा है, बहुत स्टेप्स लेने के बाद, बहुत ट्रायल्स के बाद हो सकता है वो बिल्कुल घबराए बिना सिचुएशंस को इमेजिन कर पाए। तो ये सब की वजह से स्टेप्स ज्यादा लगते हैं, इसमें समय ज्यादा लग सकता है। लेकिन देखा गया है शोध में, जितना लंबा थेरेपी ये चलती है उतनी ज्यादा इफेक्टिव होती है। इसमें एक और अच्छी चीज ये है कि जो पेशेंट है वो स्टेप्स कंट्रोल कर सकता है। फियर से उसको उबरना है, अपना डर दूर करना है, लेकिन ये कैसे करेगा, कितनी स्पीड से करेगा, कितने प्रयासों में करेगा, ये उसके अपने हाथ में है। जब उसे भय बहुत ज्यादा लगना शुरू हो तो वो रोक सकता है इमेजिन करना और रिलैक्स करने की कोशिश कर सकता है। इसलिए इस केस में अक्सर लोग थेरेपी बीच में छोड़कर नहीं भागते हैं, क्योंकि इनमें उनको एक सेंस ऑफ कंट्रोल फील होता है। इनके हाथ में है कि वो किस गति से या कैसे करना चाहेंगे, जो तब नहीं होता अगर डायरेक्ट सामना इनका भय की वस्तु से करा दिया जाता। पर इसके साथ कुछ थ्योरेटिकल इश्यूज भी हैं, कुछ सैद्धांतिक पक्ष भी है, कुछ मुश्किलें हो सकती हैं। क्या है वो देखते हैं। तो ये प्रक्रिया काफी इफेक्टिव है, काफी कारगर साबित होती है, पर खासकर फोबिया के केस में, यानी जो सीखी हुई एंजाइटी है, लर्न एंजाइटी है, स्पेसिफिक चीजों से या परिस्थितियों से एंजाइटी है, जो कि फोबिया में आप देखते हैं, स्पेसिफिक फोबिया में, उनको ठीक करने के लिए बहुत कारगर है। लेकिन जो और सीरियस तरह के मानसिक परेशानियां हैं, जैसे अवसाद हो गया, डिप्रेशन, या सिजोफ्रेनिया जो आपका है, मनोविदलता, उसमें ये टेक्निक कारगर नहीं हो सकती। अध्ययन ये भी दिखाते हैं कि ये टेक्निक से जो सफलता हासिल होती है, जो आपका एंजाइटी में कमी आती है, उसमें रिलैक्स करना या एंजाइटी हायरार्की बनाना, दोनों की ही जरूरत नहीं है। सिर्फ इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि आपको इमेजिनेशन में उस चीज को विचार करना है। अगली बात कि ये पद्धति इस आइडिया पर बनी हुई है कि एबनॉर्मल बिहेवियर जो है, असामान्य व्यवहार जो है, या एंजाइटी का जो रिस्पॉन्स आप देते हैं, ये एक सीखा हुआ व्यवहार होता है। हालांकि अगर साइकोपैथोलॉजी का जो बायोलॉजिकल अप्रोच है, जैविक अप्रोच है, वो आप देखें तो उनका मानना होगा कि नहीं, बिहेवियर इस तरह का सीखा हुआ नहीं होता, आप वो लेकर पैदा होते हैं और इसलिए उसका मेडिकल ट्रीटमेंट करने की आवश्यकता हो सकती है। तो सैद्धांतिक तौर पर यहाँ पर अंतर आप देख सकते हैं कि इसका मानना है कि बिहेवियर जो भी एबनॉर्मल होते हैं वो सीखे हुए होते हैं, और इसलिए इस तरह से इस प्रैक्टिस के मेथड से बिहेवियर चेंज करने की कोशिश करता है। पर दूसरे अप्रोचेस जो है वो मानते हैं कि बिहेवियर इनबॉर्न भी हो सकते हैं, आप उसके साथ पैदा हुए हो सकते हैं, और इसलिए उसका बिहेवियर थेरेपी से नहीं, किसी और मेथड से ट्रीटमेंट करना चाहिए। यहाँ पे एक मुख्य बात यह है कि सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन की पद्धति जो है, ये सिर्फ सिम्टम्स को ठीक करती है, उसके पीछे के कारण को नहीं। फोबिया का जो कारण है, उस भय, उस डर का जो कारण है, उसको दूर नहीं करती, उसके लक्षणों का निवारण करती है, सिम्टम्स को दूर करती है। तो इससे क्या होगा, क्योंकि आप जानते हैं एक फोबिया डेवलप होने में सिर्फ और सिर्फ एक डर जो डेवलप हो रहा है उसमें एक ही चीज नहीं शामिल होती, कई कारक हो सकते हैं। कुछ भावनात्मक कारक भी हो सकते हैं, कुछ संज्ञानात्मक कारक भी हो सकते हैं। तो उन सब का ट्रीटमेंट तो इसमें नहीं हो पा रहा है, क्योंकि कारण को ट्रीटमेंट नहीं कर रहा है, ये सिर्फ सिम्टम्स को दूर कर रहा है, लक्षणों को दूर कर दे रहा है, जो कारण है उसको दूर नहीं कर रहा है। जैसे अगर आपको सर दर्द हो और आप बार बार पेन किलर खा लें तो दर्द तो चला जाएगा, जो लक्षण है, लेकिन उस दर्द के पीछे का कारण क्या है, दिमाग में या शरीर में कहाँ दिक्कत है, वो तो वैसा ही बना रहेगा, क्योंकि वो ठीक नहीं हो पाएगा इससे। तो ये बस लक्षणों को दूर करता है, उनके पीछे के कारण को नहीं, जो एक मेजर कमी है इस टेक्निक की। एक और चीज, क्योंकि ये देखा गया है कि स्पेसिफिक फोबिया में ये कारगर है, तो सोशल फोबिया जो होता है, सामाजिक परिस्थितियों में जो फोबिया होता है, और अगोरा फोबिया, पब्लिक प्लेसेस का डर। आप पब्लिक प्लेसेस जो हैं, जैसे मॉल हो गया, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हो गया, कोई और भीड़ भाड़ वाली जगह हो गई, वहां से आपको डर लगता हो अगर, तो अगोरा फोबिया वो चीज हो गई। तो सोशल फोबिया, जैसे पब्लिक में बोलना,
पब्लिकली कोई काम करना, पार्टीज वगैरह जाना, ये चीज का अगर किसी को डर है, सामाजिक परिस्थितियों का, या अगोराफोबिया है, तो उसमें कुछ खास फायदा इस मेथड से नहीं हो पाता। जैसे अगर कोई पब्लिक स्पीकिंग में किसी को डर है, पब्लिक के सामने स्टेज पे खड़े होकर उसको बोलने में डर है, तो ये इसलिए भी ठीक नहीं हो सकता है क्योंकि हो सकता है ये डर उसको क्यों हुआ हो, क्योंकि उसकी सामाजिक स्किल्स जो हैं, उसके पास जो स्किल है वो खराब है। समाज में कैसे डील करना है, लोगों से कैसे इंटरेक्ट करना है, शायद उसे ये स्किल ही नहीं आती, उसके में ये गुण ही नहीं है। तो यहाँ पर सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन यूज करने से कोई फायदा नहीं होगा। यहाँ हमें उसे अच्छी इफेक्टिव सोशल स्किल्स सिखाने की जरूरत है। वहां सिर्फ और सिर्फ अगर हम सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन यूज करेंगे तो कुछ खास फायदा नहीं होने वाला है। तो इस तरह की कुछ सिचुएशंस हैं जो कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट आप समझ सकते हैं कि सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन का है, लेकिन फिर भी स्पेसिफिक फोबिया में ये बहुत कारगर पाया गया है, इसका बहुत यूज होता है, बहुत ज्यादा रिसर्च की हुई ये पद्धति है और ये बहुत फायदेमंद होती है इस तरह के डरों को मिटाने में। अब हम आगे एक छोटा सा वीडियो देखेंगे जिसमें ये पूरी प्रक्रिया ब्रीफली दिखाई गई है। Gail has a disruptive spider phobia. She has decided to undergo behavior therapy, systematic desensitization, to reduce her anxiety. The process involves 3 steps. First, she must learn to relax by practicing progressive muscle relaxation as directed by her therapist. Gail tenses and relaxes muscle groups starting at her toes and working towards her head. She does these 15 minutes a day for several weeks until she learns how to put herself in a relaxed state. In the second step, with the help of a therapist, Gail lists feared situations involving spiders and ranks them in a hierarchy from the least stressful to the most stressful. From visualize a toy spider and visualize a spider on a web, to actual view a spider from a distance or hold a spider in her hand. Now Gail is ready for step 3, exposure. First, she puts herself into a relaxed state and imagines the least stressful item in her list. She tries to remain in a relaxed state while vividly imagining the toy spider. She repeats this until he feels no anxiety. Then, she goes on to the next item in her hierarchy, repeating the relaxation procedure. Visualize a spider on a web. Visualize a spider on the ceiling. Visualize holding a spider. View a spider in an aquarium. View a spider from a distance. Hold a spider in my hand. Behavior therapy takes a more direct approach to treatment than other therapies and therefore requires less time. An entire systematic desensitization treatment may require only 5 to 30 sessions. Thank you.